बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने क्लास 8 के मैथ के फाइनल टर्म के गेस्ट पेपर को स्टार्ट किया हुआ था और इसकी ऑब्जेक्टिव जो कि पैक्टा की तरफ से मॉडल पेपर आया था उसको मैंने समझाया था, कंप्लीट सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब इस वीडियो में इसकी सब्जेक्टिव जो कि 60 मार्क्स है, सब्जेक्टिव के लिए जो मॉडल पेपर है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, अब ई शीट पर ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे, इनके नीचे इनकी स्पेस होगी जहाँ पे आपने सॉल्व करने हैं। तो ये मैं सॉल्व करके आपको साथ साथ समझाऊंगा। ये फर्स्ट वाला है, रिप्रेजेंट द नंबर 1/3 ऑन नंबर लाइन, के 1/3 को आपने अददी खत पर जाहिर करना है। तो ये नीचे जो स्पेस दी हुई है इस पर आपने स्केल की मदद से एक सीधी लाइन लगानी है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की है, आपने सीधी लाइन ड्रा करनी है। लेफ्ट साइड पर माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये देखिए 1/3 है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि सेंटर में यहाँ पे 0 है। अब नोमिनेटर में क्या है, ऊपर 1, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये है 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में कितने हैं, 3, तो इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये देखिए एक लाइन मैंने ये ड्रा की है और एक लाइन ये। अब इसके 3 हिस्से हो गए हैं। ये देखें, एक हिस्सा ये वाला, दूसरा हिस्सा ये वाला और तीसरा हिस्सा ये वाला। अब 1/3 है, यानी कि ये जो मैंने 3 हिस्से किए है ना, इसमें पहला हिस्सा, तो ये देखिए 3 हिस्से में पहली लाइन ये है, तो इस लाइन को मैं हाईलाइट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कि ये है 1/3। सिंपल इसका आंसर है। अब देखिए बेटा, ये जो मॉडल पेपर है ना, ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है बिल्कुल यही क्वेश्चन आए, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस तरह थोड़ी चेंजिंग आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ जाए 1/4, तो आपने ऐसे ही लाइन ड्रा की ये करनी है, ये 0, ये आ जाएगा 1। अब आपने इसको 3 की बजाय 4 हिस्से में डिवाइड कर देना। ये देखिए 1 2 3, 3 लाइनें ड्रा की है, असल में ये 4 हिस्से हो गए हैं, 1 2 3 और एक ये 4। फिर 1/4 होगा अगर, तो आपने पहली लाइन ड्रा कर देनी है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ 2/3 हो, तो आपने इसको 3 हिस्से में अगर ड्रा किया है तो फिर 2 होगा, तो आपने 2 वाले को हाईलाइट कर देना है। तो मकसद मेरा ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ये देखिए नेक्स्ट में है सेकंड वाला। सबसे पहले ऊपर अगर आपको मैं पढ़ाऊँ तो यहाँ लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है अटेम्प्ट एनी 10 शार्ट क्वेश्चन, ईच शार्ट क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, कि आपने 10 करने हैं, 3 नंबर का एक है, तो टोटल 30 मार्क्स होंगे आपके ये शार्ट क्वेश्चन के। और वैसे टोटल 15 शार्ट क्वेश्चन होंगे, 5 आपकी चॉइस होगी। अब ये देखिए सेकंड वाला, राउंड द रैशनल नंबर 25/9 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कि इसको आपने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये देखिए, अगर आपके पास कैलकुलेटर होता तो आपने डायरेक्ट डिवाइड करना था और आपके पास आंसर आ जाना था, लेकिन डेट शीट के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर अलो नहीं है। वो किस वजह से, इस वजह से भी उन्होंने किया है कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ें, मिसाल के तौर पर बच्चों ने करना होता है ना 2+3, वो भी कैलकुलेटर पे कर रहे होते हैं, क्या 5 ही है, हालांकि 5 ही है, बच्चों को पता होता है फिर भी कर रहे होते हैं। तो उन्होंने इसलिए किया है कि बच्चे खुद से सॉल्व करें, इनमें कॉन्फिडेंस आए, इनको पता हो कि ये चीज़ ठीक है। लेकिन उस वजह से बहुत मसला भी बन गया है। बहुत बहुत बड़ी वैल्यू को डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है डेसिमल में भी, तो वो बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल आई है इससे। तो अगर आप पेपर देने जाए छोटा कैलकुलेटर के साथ ले जाए, क्या पता तब वो अलो कर दें कि छोटा कैलकुलेटर अलो है, वो साथ ले जाए। लेकिन अगर वो अलो नहीं करेंगे तो आपने बाहर कहीं रख जाना या किसी को पकड़ा देना है। अगर वो अलो कर दे तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब ये सेकंड है, मैं कोशिश करूंगा ये सवाल आपको कैलकुलेटर के बगैर करवाऊं, कि अगर कैलकुलेटर अलो नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है, तो ये देखें कैसे करते हैं। 25/9 है, 25 को मैं अंदर रख लूँगा और 29 को मैं बाहर। अब 29 के टेबल में 25 नहीं आता, तो मैं डेसिमल का पॉइंट यहाँ भी लगाऊंगा और यहाँ भी। अब डेसिमल के बाद जितने मर्जी ज़ीरो ले सकते हैं। अब ये बन गया 250। अब देखें 29 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 9 टाइम 81, 1 आ जाएगा, 8 कैरी, 9 2 टाइम 18 और 18 प्लस 8 वो आ जाएगा 26। ये 261 बन गया, जो कि 250 से ग्रेटर है, तो ये नहीं आएगा। फिर 29 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 मल्टीप्लाई 9 72, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 7 कैरी हो जाएगा। फिर 8 2 टाइम 16, 16 प्लस 7 वो आ जाएगा 23। तो ये देखिए 232, जो कि 250 से लेस है, ये लिख लूँ मैं 232। जब 29 को मैंने देखे 8 से मल्टीप्लाई किया है। अब इनको मैं नेगेटिव करूँगा, 50 में से 32 नेगेटिव करें तो बाकी आता है 18, और 2 - 2 वो 0 होता है। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप ये देखें ऐसे कर लें
कि 0 से 2 नेगेटिव नहीं होता, 1 कैरी होगा, ये बन जाएगा 10 और यहाँ पे रह जाएगा 4। 10 में से 2 नेगेटिव करेंगे बाकी रह जाएगा 8 और 4 में से 3 नेगेटिव करें बाकी रह जाता है 1। अब अगेन मैं एक और जीरो ले लूँगा क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो जितने मर्जी ले सकते हैं, और जीरो मैंने क्यों लिया है क्योंकि 29 के टेबल में 18 नहीं आता। अब 29 को आप अगेन मल्टीप्लाई करें, यह मैं करता हूँ। 29 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 मल्टीप्लाई 9 54, 4 यहाँ पर लिख दूंगा, 5 कैरी। 6 2 टाइम 12, 12 प्लस 5 वो आ जाएगा 17, तो ये आ जाएगा 174 जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है। अब इनको मैं नेगेटिव करूँगा, 80 माइनस 74 वो आ जाएगा मेरे पास 6। अब मैं ज़ीरो लगा लूँगा क्योंकि 29 के टेबल में 6 नहीं आता। अब 29 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाता है 58। 60 माइनस 58 वो आ जाएगा 2। अगेन ज़ीरो ले लूँगा क्योंकि 29 के टेबल में 2 नहीं आता। ज़ीरो जब मैंने लिया है 20 बन गया है। अब 29 के टेबल में अगेन 20 नहीं आता तो मैंने एक और ज़ीरो लिया है। जब एक से ज़्यादा ज़ीरो ले डेसिमल के बाद इकट्ठे तो फिर यहाँ पर ज़ीरो एक लिख दिया जाता है। अब देखिए 29 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, आगे भी किया है तो वो आएगा 174, ये मैंने लिख लिया है 174। अब इनको नेगेटिव करूँगा अगर तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 26, जैसे 100 ऑन चली जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है 4 सिग्निफिकेंट फिगर करें, तो ये देखें यहाँ फिर मैं लिख लूँगा 25 डिवाइडेड बाय 29। वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से बाद में करते हो, पहले ये आया है तो मैं लिख लेता हूँ 0.8 से पहले ज़ीरो लिख सकते हैं, 0.86206। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो ये देखिए डेसिमल के बाद 4 पॉइंट होने चाहिए, 1 2 3 4। अब ये देखिए जो अगला पॉइंट है वो है 6 जो कि 5 से बड़ा है। मैंने आपको सिखाया था एमसीक्यूज में भी कि अगर 5 से बड़ा हो पिछला नंबर बढ़ा दिया जाता है। तो ज़ीरो से नेक्स्ट आता है 1, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 0.8621। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा ये भी मैं आपको बताऊँ, अगर पेपर जब आना है तो आपने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कितना ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ हो रहा है। अगर कैलकुलेटर अलो नहीं होगा तो ये रफ वर्क काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपने सबसे पहले इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं है, जैसा कि ये सेट वाले हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं है, सबसे पहले आपने ये करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जितने करने होंगे मैं आपको बताऊंगा, अभी 3 करने हैं आपने सबसे पहले, फिर वो करने हैं। फिर आपके पास जब बाकी टाइम बचेगा तब आपने इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले। अब ये देखें, इफ़ एक्स सेट दिया हुआ है, वाई सेट दिया हुआ है, मैंने क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल, सबसे पहले एक्स वाला सेट वो जो है 1 2 3 5। इंटरसेक्शन वाई वाला क्या है, ये है 3 5 6 7। जब इनका मैं इंटरसेक्शन लूँगा, इंटरसेक्शन बेटा क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो सेम होते हैं ना वो लिखे जाते हैं। जैसे 1 इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो वो 3 लिख दूंगा मैं। 5 इसमें भी है इसमें भी है, वो मैं 5 लिख दूंगा। बिल्कुल सेट वाला इतना आसान है ये, और इसमें से 2 क्वेश्चन शार्ट आते हैं। और इतने आसान, मैं दोबारा आपको बता दूं कि आपने क्या करना है, जब इस तरह का साइन हो ना इंटरसेक्शन का, तो दोनों में जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो लिखने हैं। अगर इस तरह का साइन हो यूनियन वाला कि एक्स यूनियन वाई, यूनियन में होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। तो इंटरसेक्शन यूनियन वाला कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब देखें इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए सेट दिया हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए, यानी कि पावर सेट मैंने फाइंड करने हैं। तो ये देखें पावर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊँ, एमसीक्यू में बताया था कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो 2 की पावर जितने भी एलिमेंट हो वो लिख दी जाते हैं। तो 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाता है 8, यानी कि इसके पावर सेट 8 बनेंगे। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट होते हैं तो आपने लिखना था 2 की पावर 4, फिर 16 इसके पावर सेट बनने थे। अब पावर सेट देखिए बेटा कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं यानी कि खाली सेट, फिर इसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख लेते हैं। ये है 1, तो मैं लिख लूँगा 1 कर्ली ब्रैकेट में, कोमा आपने लाजमी लगाना है। फिर इसके बाद 2 कोमा वापस, फिर इसके बाद 3 और कोमा। अब मैंने एक एक एलिमेंट लिख लिया है, अब मैं दो दो को जोड़ के लिखूंगा, यानी कि 1 और 2 ये मैंने लिख लिया। फिर 1 के साथ मैं 3 मिला दूंगा, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1
और 3, ये भी लिख लिया है। अब 1 के साथ मैंने दोनों को मिला दिया है। अब मैं 2 के साथ मिलाऊंगा। 2 के साथ 1 वो पहले लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखूंगा। 2 के साथ 3 ये नहीं लिखा हुआ पहले, तो ये मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2 3। अब इसके बाद देखिए दो दो वैल्यू मैंने लिख ली हैं। अब मैं तीन तीन वाले लिखूंगा 1 2 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3। अब देखिए और कोई एलिमेंट्स नहीं है कि तीन जोड़ के लिखे जाएं, तो यहाँ तक कि मैं लिख दूंगा। ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितने एलिमेंट्स बने हैं 8। और यहाँ मैंने पहले बताया था कि 8 बनने हैं। अब इस तरह आपने करने हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कैलकुलेटर यूज होना है। इफ 25 वर्कर्स अर्न ₹69,500 इन 9 डे, कि 25 मजदूर 9 दिनों में इतने पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक कि मैं डाटा लिख लेता हूँ कि 25 मजदूर 9 दिन में कितने पैसे कमाते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ₹69,000, सॉरी ये 69,500। अब इंग्लिश मीडियम वाला लिखना है ऐसे ही, 25 वर्कर्स अर्न इन 9 डेज, के 25 मजदूर कमाएंगे 9 दिनों में इतने पैसे। मैंने फाइंड क्या करने हैं, 15 वर्कर्स अर्न इन 12 डेज, के 15 मजदूर 12 दिन में, ये मैंने फाइंड करना है। अब ये देखिए 25 मजदूर है ना, पहले मैं एक मजदूर के पैसे फाइंड करूंगा, फिर मैं 15 के फाइंड कर लूंगा। यहाँ मैं पहले लिखूंगा अब एक मजदूर एक दिन में, कि एक दिन में पहले फाइंड करूंगा। ये देखें टोटल कितने थे 69,500, डिवाइड कर दूंगा मैं। 25 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखें इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 की जगह भी मैंने 1 लिख दिया, 25 की जगह भी 1। ये चीज़ मैंने फाइंड करनी है। अब मेरे पास अगर कैलकुलेटर होता तो मैंने डायरेक्ट कर लेना था, लेकिन वैसे भी मैं आपको बता सिखाऊंगा कि ये देखें 5 5 टाइम 25, और यहाँ पर देखें 5 1 टाइम 5 1 कैरी होगा तो ये हो जाएगा 19। 5 3 टाइम 15 बाकी रह जाएगा 4 4 कैरी होगा तो 45, और 5 9 टाइम 45 बाकी 2 0 वैसे ही। अब अगेन 5 1 टाइम 5, और ये देखें 5 2 टाइम 10 13 है, 10 2 कैरी होगा तो ये आ जाएगा 29। फिर 5 5 टाइम 25 बाकी रह जाएगा 4, फिर 3 कैरी होगा ये बनेगा 39, और 5 7 टाइम 35 बाकी रह जाएगा 4, वो कैरी होगा ये बन जाएगा 40, और 5 8 टाइम 40 बाकी 0 रह गया वैसे ही। अब इस अमाउंट को अगर मैं यहाँ पे सही करके लिखूँ, चले नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे बाद में मैं सॉल्व कर लूँगा। आपने कोशिश करनी है साइड से स्टार्ट करें ताकि पूरा ना आए। तो सेंटर में आप लाइन लगाकर इस तरह एरो बनाकर तो यहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ना कोई एक्स्ट्रा शीट मिलनी है, आपने इस पर ही पूरा करना है। अब मेरे पास बाकी क्या रह गई है, वैल्यू 2780 डिवाइडेड बाय 9 वैसे ही। अब देखें एक मज़दूर का एक दिन में मैंने ये निकाल लिया है, मैंने 15 मज़दूर का 12 दिन में निकालना है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 15 मज़दूर 12 दिन में, तो ये देखें पहले ये अमाउंट वैसे ही 2780 डिवाइडेड बाय 9, 15 यानी कि एक की जगह 15 में लाया हूँ तो इस तरह 15 से मल्टीप्लाई होगा, और एक की जगह 12 दिन आए हैं वो यहाँ पे 12 भी आ जाएगा। अब कटिंग हो गई, ये देखें 3 3 टाइम 9, और 3 5 टाइम 15, 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 12। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है। अगर देखिए अगर कैलकुलेटर होता तो कितनी आसानी हो जानी थी। अब यहाँ पे रह जाएगा, ये देखिए 2780 मल्टीप्लाई 5 4 टाइम वो आ जाएगा 20। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55,600 इतने रुपीज़। ये मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है वो आपको आता है कि 2780 ये लिखकर 20 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह आपका जो आंसर आएगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं मैं कर रहा क्योंकि आपको ये आता है, 5 6 7 क्लास में आपने ये सीखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज़ ₹4,80,000, कि गाड़ी की जो कीमत है यानी कि कॉस्ट प्राइस कीमत खरीद वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा ₹4,80,000, ये मैंने लिख लिया है। एंड सेलिंग प्राइस कि SP यानी कि कीमत फ़रोख्त वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ₹3,20,000। फाइंड लॉस परसेंटेज कि उसका जो लॉस हुआ है वो मैंने फाइंड करना है। तो पहले मैं लॉस फाइंड कर लेता हूँ, वो होता है
कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कास्ट प्राइस कितनी है 4,80,000 माइनस सेल कितने की हुई है 3,20,000, ये मैंने लिख लिया है। जब इनको आपने एक्टिव करेंगे देखिए 4 माइनस 3 वो आ जाएगा 1 और 8 माइनस 2 वो आ जाएगा 6, बाकी ज़ीरो वो वैसे ही कि 1,60,000 उसको नुकसान हुआ है। परसेंटेज मैंने फाइंड करनी है ना, तो परसेंटेज के लिए इस अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट यानी कि कास्ट प्राइस वो आ जाएगा 4,80,000 मल्टीप्लाई 100% वैसे ही। अब ये देखिए ये 4 जीरो इस 4 जीरो से कट जाएंगे। अब 16/48 है यानी कि 16 1 टाइम 16 और 16 3 टाइम 48 यानी कि इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँ अगर तो ये आ गया है ऊपर 100% वैसे ही डिवाइडेड बाय 3। 100/3 जो कि आता है 33.3, इतने परसेंट उसको नुकसान हुआ है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये देखें। इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले करने हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेटर का इसका इतना इस्तेमाल नहीं है। an = 3n + 6 वो कह रहा है ये दिया हुआ है और डमी सिलसिला यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए बड़ा ही आसान है बेटा, आपने n की जगह 1 पुट करना है, फिर n की जगह 2। चलिए ये देखिए मैं करता हूँ, पहले n की जगह 1 तो ये आ जाएगा 3, n की जगह पे 1 + 6 तो ये देखें 3 × 1 वो आ जाएगा 3 + 6, 3 + 6 वो आ जाएगा 9। आपने नीचे नीचे नहीं लिखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करना है तो स्पेस कम होनी है, इसलिए आपने एक लाइन में आ गए। फिर इससे नेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखना है n = 1 के पुट n = 1। फिर इससे नेक्स्ट पुट n = 2, n की जगह मैं 2 करने लगा हूँ तो ये देखिए n की जगह पे 2 = 3, n की जगह पे 2 + 6, 3 2 टाइम 6 + 6 वैसे ही तो 6 + 6 वो आ जाएगा 12। फिर इससे नेक्स्ट पुट n = 3, n की जगह मैं 3 पुट करने लगा हूँ तो a3 = 3 वैसे ही n की जगह पे 3 + 6, 3 3 टाइम 9 + 6 क्यों क्या आ गया है 15। तो ये देखिए इस लिहाज से मैं लिख दूंगा अब कि मेरे पास सीक्वेंस क्या बनी है 9 12 15। कितना कितना डिफरेंस आ रहा है 3 3 का, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21। इस तरह ये 100 आंसर आ रहा है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कि ए एन मैंने जनरल टर्म फाइंड करनी है। अब देखें जनरल टर्म का क्या फार्मूला है, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ। जनरल टर्म ए एन मैंने एमसीक्यूज में बताया था कि इसका फार्मूला है ए और आर की पावर n-1। अब इसमें से मैंने ए और आर फाइंड करना है। जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए की इक्वल होती है कि ए = है 3। अब आर ये होता है सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कि 6/3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 यानी कि आर मेरे पास आ गया है 2। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ मैं लिख दूंगा कि ए एन = ए की जगह पे ये आ जाएगा 3 और आर की जगह पे ये ब्रैकेट में लिख दूंगा 2 और इसकी पावर n-1, ये इसकी जनरल टर्म है। देखिए कितना थोड़ा टाइम लगा है, ना कैलकुलेटर का यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले आपने इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। अब परेशान नहीं होना आपने कि अगर पेपर में इसकी जगह पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ जाए an = 9n-3 तो कोई मसला नहीं है, करना वही है। n की जगह पे 1 पुट करना, n की जगह पे 2, n की जगह पे 3। क्वेश्चन चेंज हो जाए तो बेटा आपने परेशान नहीं होना। ये आप कॉन्सेप्ट समझे, इसको नोट करें साथ साथ और इस तरह आपने करना है। इसकी प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर है। अब देखें इसमें भी कैलकुलेटर का यूज़ कम है। फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये देखिए 9 वैसे ही। अब 4x² है तो 4 किसका स्केयर है 2 का स्केयर, x² वैसे ही -9 किसका स्केयर है 3 का स्केयर और y² वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। अब 9 वैसे ही इनको मैं इकट्ठा करूँ, 2 का भी स्केयर है x का भी स्केयर है तो मैं लिख लूँगा 2x का स्केयर, -3 का भी स्केयर y का स्केयर है तो मैं लिख दूंगा 3y का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे बेटा मैं लिखूँ, अगर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a² - b² वो इक्वल है a - b इंटू a + b। तो ये इसको ज्यूम कर ले कि ये a है और इसको ज्यूम कर ले ये b है। सबसे पहले ये 9 वैसे ही। अब ये देखिए आ जाएगा a, इसकी थोड़ी मैंने a ही लिख दिया है, इसकी जगह पे आ जाएगी इसकी वैल्यू जो कि है 2x - b की जगह पे 3y और फिर 2x +
3y। तो ये इतना से इसका आंसर है, आसान। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वन ओवर एक्स इक्वल 3 है। तो ये देखें x प्लस वन ओवर एक्स इक्वल 3 है। ये मैंने फाइंड करना है एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर। इससे मुझे आइडिया हुआ है कि मैंने स्केयर लेना है। तो इस तरफ भी देखें मैंने स्केयर ले लिया है और इस तरफ भी स्केयर ले लिया है। ए प्लस बी के स्केयर का फार्मूला यहाँ मैं लिखूँ, अगर ये फार्मूले आते होंगे तो फिर ये क्वेश्चन होने हैं। फार्मूला है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये देखिए इसको जूम कर ले, ए है और इसको बी। तो ये आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर यानी कि वन ओवर एक्स का स्केयर प्लस 2ab। ये ए है एक्स और ये बी है वन ओवर एक्स इक्वल 3 का स्केयर 9। एक्स एक्स से कट जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वन का स्केयर वन ही और एक्स का स्केयर ये आ जाएगा एक्स स्केयर इक्वल 9। वैसे ही ये 2 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो -2। 9 -2 वो आ जाएगा 7 और लेफ्ट साइड पे वैसे ही एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर। यही मैंने फाइंड करना था। अब इससे नेक्स्ट देखें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। यानी कि आर मेरे पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इस तरह का क्वेश्चन बेटा बड़े ही आसान है। आपको सिर्फ एरिया का फार्मूला आना होना चाहिए और वॉल्यूम का, मैं दोनों आपको बताऊंगा। एरिया का फार्मूला क्या है, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एरिया का फार्मूला है 4πr²। ये स्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला है। अगर आ जाए ना सर्कल का एरिया तो उसका फार्मूला है सिंपल πr²। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर वहाँ सर्कल का आ जाए तो आपने ये फार्मूला नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। स्फीयर के वॉल्यूम का स्फीयर के एरिया का फार्मूला ये है। वॉल्यूम का आगे आएगा वो मैं तब ही करवाऊँगा। ये देखिए 4 वैसे ही, पाई भी वैसे ही, आर की वैल्यू ये है। इस वैल्यू को सिंपल इसमें मैंने पुट कर देना है 8 सेंटीमीटर और स्केयर वैसे ही ये 4 पाई। 8 का स्केयर वो आ जाएगा 64 और सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही 64 × 4 वो आ जाएगा 256। ये पाई वैसे ही और सेंटीमीटर का स्केयर, ये इसका आंसर है। अगर आपने पाई की वैल्यू भी लगानी है तो ये 256 पाई की वैल्यू है 3.14 और ये सेंटीमीटर का स्केयर। अब इसको आपने अगर पाई की वैल्यू लगानी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर वहाँ अलो नहीं है तो मल्टीप्लाई करना आपके पास मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक भी लिख देंगे तो वो भी आंसर है। ये इसको आप वैसे मल्टीप्लाई कर ले। अब इससे नेक्स्ट ये देखें क्वेश्चन नंबर 12, द स्फीरिकल टैंक इज ऑफ रेडियस इज 25। तो ये आर इक्वल 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी। यानी कि मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि इस तरह का स्फीयर की शक्ल का एक टैंक है जिसका रेडियस, अब टैंक है तो समझ ले ये उसकी बेस है, बाउंड्री। रेडियस होता है सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला, ये 25 दिया हुआ है। तो इसमें कितना वो कह रहा है पानी कि टैंक में आ जाएगा वो मैंने फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या फाइंड करूँगा, इसका मैं वॉल्यूम फाइंड करूँगा। क्योंकि कोई चीज़ अगर जगह घेरती है, पानी अगर किसी बर्तन में डालेंगे तो उसने उसकी बेस यानी कि जो उसकी नीचे जगह वो भी लेगी, उसकी हाइट जितनी हाइट तक पानी है वो भी है और उसकी कितनी चौड़ाई है वो भी आएगा, यानी कि 3 डिमेंशन। तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ होगा और वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3πr³। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, ये 4/3 पाई वैसे ही आर की जगह पे 25 इसका क्यूब। अब ये देखिए 25 का क्यूब, तो ये मल्टीप्लाई करना आपके लिए मुश्किल है। कैलकुलेटर के में बड़ा ही आसान था, लेकिन कैलकुलेटर अलो नहीं है तो बच्चे मुश्किल तो है, करना तो है मल्टीप्लाई। फिर 25 का पहले आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसको अगेन 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 15,625। ये पाई वैसे ही और 4/3 ये भी वैसे ही। देखिए आर था 25 सेंटीमीटर तो ये मैंने लिख दिया 25 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब क्योंकि 25 का क्यूब मैंने ले लिया है। अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें। अब अगर आपने पाई की वैल्यू भी लगानी है तो चलो वो भी लिख लेता हूँ मैं 3.14 ब्रैकेट। अब 4 को मल्टीप्लाई करें 3.14 से, जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई करें। फिर जो आंसर है उसको 3 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65,416.6
66 और सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे करने लगूँ, देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि लीटर्स में कन्वर्ट करना है पानी को। तो 1 लीटर वो किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को 65,416.66 को मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं डिवाइड करूँगा ना तो ये 3 पॉइंट डेसिमल का पीछे चले जाएगा क्योंकि 3 ज़ीरो है। क्या आ जाएगा 65.416 लीटर। अब बेटा अगर आप सोच रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करना है और वो कैलकुलेटर अगर ना अलाउ हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि आपने पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो बड़े आसान है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है लेकिन बड़ा ज़्यादा टाइम लगना आपका, इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लाई करना करवाया भी इसलिए नहीं मैंने कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जानी थी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने कोशिश करनी है बाद में करने हैं। ये देखें कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ना कैलकुलेटर का यूज़ है, लेकिन अगर आता होगा कॉन्सेप्ट होगा फिर आने हैं। तो कॉन्सेप्ट सीख रहे, वो कह रहा है इफ़ द गिवन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन उसने खुद ही कह दिया है कि ये दो ट्राइंगल जो सी नीचे दी हुई है ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एक जैसी हैं, साइडें भी और एंगल भी। राइट द पास्टुलेट, कि इसका जो पास्टुलेट है ना किस लिहाज से ये आपस में इक्वल है वो बताना है। ये देखिए बताया हुआ है ना कि ये लाइन इसके इक्वल है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये 3 लाइनें यानी कि ये लाइन इसके इक्वल है। अब आप अगर तीनों यानी कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, साइड साइड की इक्वल है, साइड साइड की इक्वल है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एस एस एस, यानी कि साइड 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 पास्टुलेट। वैसे ही कि इन पास्टुलेट की वजह से ये ट्राइंगल आपस में इक्वल है। डायरेक्ट ये भी लिख दे, चाहे आप अपनी मर्जी से इसको कह दे ए बी सी, इसको कह दे पी, इस पॉइंट को क्यू और इस पॉइंट को आर। अब ये देखें ये साइड इसकी इक्वल है तो आप लिख सकते हैं स्टार्ट में कि ए बी साइड वो इक्वल है पी क्यू के, पी क्यू लिख दिए हैं। फिर आपने लिखना है कि सी ए इक्वल है आर पी के, ये तीनों साइडें आपस में इक्वल है तो एस एस पास्टुलेट की वजह से ये आपस में इक्वल हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द मार्ड ऑफ गिवन डाटा, कि इस डाटा में मार्ड फाइंड करना है। देखिए कितना आसान है कैलकुलेटर बगैर, लेकिन मार्ड बेटा सुन ले क्या आता है, चलो मैं लिख के आपको बताता हूँ। मार्ड यानी कि उर्दू मीडियम वालों के लिए आधा, मोस्ट अकरिंग वैल्यू, चलो लिख के बता देता हूँ मैं आपको। सबसे ज़्यादा आने वाली कीमत, उर्दू मीडियम के लिखना है सबसे ज़्यादा आने वाली कीमत। तो ये देखें सबसे पहले 1 कितनी दफ़ा आया है, 1 2, 2 दफ़ा आया है। फिर इस नेक्स्ट है 2, 1 2 3 4, 4 टाइम आया है ये। फिर नेक्स्ट है 3, 1 1 टाइम ही आया है। फिर नेक्स्ट है 11, ये भी 1 टाइम आया है। 42 भी 1 टाइम आया है। 4 ये भी 1 टाइम आया है। 7 1 टाइम। 8 1 टाइम, सॉरी 4 7 अगेन आया है, तो 7 1 की बजाय ये हम लिख दूंगा कि 2। फिर 6 ये भी 1 टाइम। सबसे ज़्यादा क्या आया है, 4 टाइम, क्या चीज़ 2। तो सिंपल आपने मॉड इक्वल टू, ये इसका आंसर है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 75, कि अर्थमेटिक मीन क्या है 75, यहाँ मैं लिख दूंगा अर्थमेटिक मीन 75। ये देखे 50 नंबर्स यानी कि n कितना है 50। फाइंड द सम, मैंने क्या फाइंड करना है, सम। और बेटा ये तब ही होगा अगर आपको फार्मूला आता होगा। तो ये देखें मैं आपको बताता हूँ, अर्थमेटिक मीन इक्वल आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर। मैंने सम फाइंड करना है, ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, यानी कि अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई n इक्वल सम। वैसे ही फार्मूला आता होगा, वैल्यूज चेंज हो अगर तो आप कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन की जगह पे ये आ जाएगा 75, n की जगह पर ये वैल्यू जो कि है 50 इक्वल सम। वैसे ही 75 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3750 इक्वल सम, यही फाइंड करना था। अब इससे नेक्स्ट देखें क्या आ गया है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, के टोटल 5 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने 3 करने हैं सेक्शन 3 में, यानी कि अब ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, इफ़ वन पॉकेट कंटेन्स 3 × 1/4 लीटर्स ऑफ ऑयल, कि अगर एक पैकेट में इतना लीटर तेल हो। चलिए मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ कि 1 पैकेट, उर्दू मीडियम वाला लिखना है एक पैकेट कितना है
3/1/4 लीटर को मैं एलसीडी नोट कर लेता हूँ, बाकी डाटा बाद में रीड करते हैं। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 3 12, जो भी ऊपर हो ऐड कर देते हैं। 12 + 1 वो आ जाएगा 13/4 वैसे ही लीटर। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 7 ऑयल इन सच पैकेट। ये एक पैकेट जितना है वो कह रहा है कि 7 पैकेट हो तो कितना ऑयल आएगा, वो चीज़ मैंने फाइंड करनी है। तो सिंपल देखिए मैं क्या करूँगा, 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 1 लीटर वाले से जो कि है 13/4। अब 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से तो ये आ जाएगा 91/4। इतना लीटर ऑयल आएगा। लेकिन इसको सिंपल फ्रैक्शन की बजाय जिस तरह पार्ट दिया हुआ था ना स्टेटमेंट, ये 3/1/4 इस लिहाज से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं? ऊपर वाली टर्म को अंदर रखते हैं और नीचे वाले को बाहर। अब ये देखिए 4 2 टाइम ये आ जाएगा 8। 9 - 8 1, नेक्स्ट डिजिट में नीचे ले जाऊंगा क्योंकि 4 के टेबल में 1 नहीं था, तब ये 11 बन गया है। तो 4 3 टाइम अगर मैं करूँ तो वो आता है 12 11 से ग्रेटर। तो 4 2 टाइम ये आ जाएगा 8। अब 11 - 8 वो आ जाएगा 3। अब ये देखो जो बाकी बचते इसको कहा जाता है रिमाइंडर। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो है डिवाइज़र, और जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है क्वेश्चन। लिखते किस तरह है? ये आपको फार्मूला है क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो क्वेश्चन देखिए क्या है 22। इसकी जगह मैं लिख दूंगा 22। रिमाइंडर जो बाकी बचा है वो मैं लिख दूंगा 3, और डिवाइज़र ये है 4। तो मैं लिख दी ये है 22 × 3/4, ये इसका आंसर है। इस तरह स्टेटमेंट चेंज हो तो इस तरह आपने कर लेना है सॉल्व। इससे नेक्स्ट है फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर, पार्ट बी है। अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। ये भी कैलकुलेटर से करने वाले हैं क्योंकि डेसिमल को डिवाइड मल्टीप्लाई करना मुश्किल है ज़रा, लेकिन मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले एरर का फार्मूला अगर आपको मैं लिखवाऊँ, चले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि अप्रोक्सीमेशन, अब ए और अप्रोक्सीमेशन एरर यहाँ मैं लिख लेता हूँ। अप्रोक्सीमेशन एरर का फार्मूला है बेटा एक्यूरेट वैल्यू, ACCURATE, एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ए वी मैंने लिखा है, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। सबसे पहले मैं ए वी ही फाइंड कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ये देखिए बेटा 4.98 ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ 4.98 ये ऑलमोस्ट इक्वल है 5 के, क्योंकि डेसिमल के बाद 9 है और फिर जब 5 से बड़ा हो पिछला नंबर इंक्रीज कर दी जाता है। इसी तरह 2.72 ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? 2 के बाद देखिए 7 5 से बड़ा है तो 2 इंक्रीज होकर बन जाएगा 3। तो 4.98 की जगह मैंने ये जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू रखी इसकी जगह पे आ जाएगा 5 डिवाइड, वैसे ही 2.72 किसकी इक्वल मैंने कहा है 3। तो 5 डिवाइडेड बाय 3 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 1.66। चले ये देखें 5 अंदर और 3 पे डिवाइड करना है बाहर, 3 1 टाइम ये आ जाएगा 3। 5 - 3 वो आ जाएगा 2। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, डेसिमल का पॉइंट 0 नीचे ले जाऊंगा 20 बन जाएगा। 3 6 टाइम 18 बाकी का रह जाएगा 2, अगेन 0 3 6 टाइम 18 बाकी रह जाएगा 2। इस तरह चलता जाएगा, यानी कि 1.666 चली जा रहा है। मैंने लिख लिया है वैसे ही। ये मेरे पास आ गया है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.66। अब एक्यूरेट वैल्यू 4.98 यहाँ मैं लिख लेता हूँ। एक्यूरेट वैल्यू किसके इक्वल है कि 4.98 डिवाइडेड बाय 2.72। जब इनको डिवाइड करें तो आता है 1.83। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1.83। जब ये मैं नेगेटिव करूँगा वो आ जाएगा 0.164। ये मेरे पास एरर आया है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से ही होते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। देखिए इसमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, वीडियो लेंथी हो जानी है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले स्टेटमेंट समझ ले। वेरीफाई, ये मैंने वेरीफाई करना है। ये डिमॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जबकि यू सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। सबसे पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट तब ही होगा अगर मेरे पास ए यूनियन बी होगा। तो ये देखिए मैंने ए और बी
सेट लिखा है, यूनियन होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हो उनको एक दफ़ा लिखते हैं। 3 7 इसमें भी है, इसमें भी है, वो एक दफ़ा आएगा 7। फिर इसके बाद 11, फिर 13 दोनों में है, एक दफ़ा आएगा। फिर ये है 15 16, इसके बाद ये 17 19 21 ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट देखिए क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के नीचे जो भी होता है ना, इसको नेगेटिव कर दिया जाता है। यू की जगह मैंने यू वाला सेट लिखा है, और ए यूनियन बी जो भी फाइंड किया है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब नेगेटिव नेगेटिव कैसे करते हैं, ये देखें, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो मैंने 1 लिख दिया। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 लिख दिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, वो मैंने नहीं लिखना। अब इस सीक्वेंस से नेक्स्ट आएगा 4, इसमें है, इसमें नहीं है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4। इसी तरह 5 6 7 इसमें भी है, इसमें भी है, वो मैंने नहीं लिखना। फिर इससे नेक्स्ट 8 9 10 11 इसमें है, नहीं आएगा। 12 13 है, वो भी नहीं आएगा। 14 15 है, नहीं आएगा। 16 भी नहीं आएगा, 17 भी नहीं आएगा। 18 19 भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा 20 21 है, वो नहीं मैं लिखूंगा, और ब्रैकेट क्लोज मैंने कर दी है। लेफ्ट हैंड साइड अब मैं लिखूंगा यहाँ पे राइट हैंड साइड, और देखिए वो क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ लिखूंगा मैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। पहले मैं ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने लगा, वो है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये देखिए मैंने यू वाला सेट लिखा है, माइनस ए इसका सेट लिखा है, इनको नेगेटिव किया है, तो मेरे पास ये आंसर आया है। क्योंकि नेगेटिव करना मैंने आगे आपको सिखा दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया है। इस तरह बी कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट के नीचे जो भी इसको यू में से नेगेटिव करते हैं, ये मैंने यू वाला सेट लिखा है, ये बी वाला नेगेटिव करके मेरे पास ये आंसर है, यानी कि ए कम्प्लीमेंट ये आया है, बी कम्प्लीमेंट ये। क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। लिखूंगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपने ये सेट लिखने हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ज़रा बड़ा बड़ा करके लिखा है, इसलिए पूरा नहीं आ रहा, आपका पूरा आ जाएगा। अब ये देखिए कंप्लीमेंट होता है, दोनों सेट के एलिमेंट जो सेम होते हैं वो लिखते हैं। 1 1 दोनों में है, मैंने वो लिखा है। 2 2 दोनों में है, वो लिखा है। फिर 4 इसमें भी है, इसमें भी है, मैं वो लिख लूँगा। 5 इसमें है, इसमें भी है। 5 6 भी है, मैंने लिख लिया है। 8 इसमें भी है, इसमें भी, वो मैंने लिख दिया है। 9 दोनों में है, 10 दोनों में है, वो मैं लिख लूँगा 9 10। ये देखिए 12 इसमें भी है, इसमें भी, वो लिख दिया। 14 दोनों में है, वो मैंने लिख दिया है। फिर 17 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखूँगा। 18 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, वो मैं लिख दूँगा 18। 19 नहीं है। 20 दोनों में है, वो मैंने लिख दिया है। और 21 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड ये आई थी, राइट हैंड साइड ये आई, ये दोनों सेम है, तो यहाँ मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹5000। के मार्क प्राइस मैं यहाँ पे लिख लूँगा, कीमत उर्दू मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मार्कड प्राइस वो कितनी है, ₹5000 मैंने लिख ली है। डिस्काउंट ऑन आर्टिकल इज़ 30, यानी कि इसकी छूट कितनी है। डिस्काउंट उर्दू मीडियम वालों के लिए मैं बोल देता हूँ, उन्होंने लिखना है छूट कितनी है, 30% लिख दिया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल की कीमत फ़रोख्त मैंने फाइंड करनी है। कीमत फ़रोख्त के लिए पहले इसकी कितनी डिस्काउंट है मेरे पास वो होगी, उसको इसमें से मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट कितनी है, 30%। यहाँ पहले मैं डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है वो मैं फाइंड करूँगा। ये देखिए 30%। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जब आपने परसेंटेज का साइन बेटा ख़त्म करना होता है, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो कि है 5000, मैंने वो लिख दिया। अब ये देखें ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट देंगे। 30 मल्टीप्लाई 50, देखिए 3 5 टाइम 15 और 2 ज़ीरो, वैसे ही इतनी अमाउंट की डिस्काउंट है। अब मैंने क्या फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस। वो क्या है कि मार्केट प्राइस यानी कि टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट। टोटल प्राइस कितनी है 5000, डिस्काउंट कितनी है 1500। जब मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3500। ये आगे इसका आंसर। इस तरह वैल्यूज़ आगे पीछे हो, यानी कि यहाँ पे 10,000 आ जाए, यहाँ पे 40% आ जाए,
मेथड यही है, इस तरह आपने सॉल्व कर लेना है। इससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। देन वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का ये साइन है, यानी कि तकातों के लिहाज से कानून तलाज़म की पड़ताल करनी है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फाइंड करनी है। ये है एसोसिएटिव लॉ अंडर इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, फिर राइट हैंड साइड को अगर इक्वल आए तो मैं कह दूंगा एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई कर देता हूँ। सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि समझाने लग गया वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी है बड़ा आसान समझाऊंगा, लेकिन सॉल्व करके समझाता हूँ। तो ये देखिए बेटा, सबसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, ब्रैकेट में ए वाला सेट लिखा है, इंटरसेक्शन बी वाला सेट ब्रैकेट में लिखा है, और इंटरसेक्शन सी वाला सेट यानी कि ये एलिमेंट्स मैंने वैसे लिख दी हैं। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन होता है दोनों में जो सेम एलिमेंट हो। तो ये देखिए ए इसमें भी है इसमें भी है, तो सिंपल ए ही सेम है, वो मैंने यहाँ भी लिख दिया है। और इंटरसेक्शन ये वाला सेट वैसे ही। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा, दोनों में कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो खाली सेट में लिख दूँगा। वो ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपल एम्प्टी सेट ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। फिर मैंने राइट हैंड साइड लिखी है, ये आपके सामने। इनमें इनके सेट्स लिखे हैं, और अब ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी में है, तो मैंने बी इंटरसेक्शन सी ये लिखा है ब्रैकेट। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया है तो सिर्फ ई ही सेम है, तो ये देखिए मैंने ई लिख दी है। अब ई का इंटरसेक्शन जब मैं इससे लूँगा तो देखिए कोई भी सेम नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी कि एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज। तो ये देखिए रेडियस इक्वल है 5.6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का बेटा मैंने आगे फार्मूला लिखवाया था, देखें अगेन आया है लॉन्ग क्वेश्चन में। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। देखें सिर्फ रेडियस चेंज हुआ है, तो रेडियस कुछ भी आ जाए आपको ये फार्मूला आता होगा, सिंपल आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। 4/3 पाई वैसे ही, और आर की जगह पर 5.6 सेंटीमीटर और इसका क्यूब। अब इससे नेक्स्ट ये वैसे ही 4/3 पाई 5.6 का क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा 175.61, और सेंटीमीटर का क्यूब भी वैसे ही। अब ये कैलकुलेटर से बड़ा ही आसान है करना, नहीं तो आपको 5.6 को मल्टीप्लाई करना है 5.6 के साथ, जो आंसर आएगा एक दफ़ा गेन करना है क्योंकि पावर 3 है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट चाहे आप पाई की वैल्यू भी अगर आप लिखाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो इस वैल्यू को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा 3 पे डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 234.15। ये पाई वैसे ही, और सेंटीमीटर का क्यूब, ये है इसका आंसर। अगर आपने और सिंप्लीफाई करना है तो 234.15 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो कि है 3.14, और सेंटीमीटर का क्यूब वैसे ही जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 735.24, और ये सेंटीमीटर का क्यूब वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखें इसमें कैलकुलेटर का अब यूज़ थोड़ा है, यानी कि उसके बगैर काम चल जाएगा। फाइंड द जनरल टर्म एंड फिफ्थ टर्म, के जनरल टर्म कौन सी है वो फाइंड करनी है, और फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो ये देखें वैसे जनरल फार्मूला क्या है अर्थमेटिक सीक्वेंस का, ये है an इक्वल a1 प्लस n-1d, इसका जनरल फार्मूला है। अब फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो ये देखें n की जगह मैं 5 पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा a5 इक्वल a1 प्लस n की जगह पे 5-1d, तो ये आ जाएगा a1 प्लस 5-1 वो आ जाएगा 4d a5। अब इसमें देखें मेरे a1 फाइंड करना है, और d जो पहली टर्म होती है ना वो a1 होता है, यानी कि a1 है मेरे पास 4। अब d वो होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। अगर आप सोच रहे हैं सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस में नेगेटिव होता है। सेकंड माइनस फर्स्ट 4-2, यानी कि d मेरे पास आ गया है 2। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दूंगा मैं। a5 इक्वल a1 की जगह पे 4 प्लस 4 d की जगह पे मैं लिख दूंगा 2, तो 4 प्लस 4 2 टाइम वो आ जाएगा 8, 4 प्लस 8 ये आ जाएगा 12, किसकी पाँचवीं टर्म कौन सी है वो 12 है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट।
कि x प्लस 1/x इक्वल है 4 के। इसकी मैंने वैल्यू मालूम करनी है। तो ये देखिए पावर है 3, इससे मुझे आइडिया हो गया है कि मैंने क्यूब लेना है। तो टेकिंग क्यूब के इस तरफ भी क्यूब आ जाएगा और इस तरफ भी क्यूब। अब a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला बच्चों आपको अगर आता होगा फिर ही होना है। फार्मूला क्या है कि a क्यूब, चले मैं लिख देता हूँ आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का। तो ये देखिए इसको ज्यूम कर ले, ये a है ये b है, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये a की जगह पे फर्स्ट और b की जगह पे सेकंड, इंटू a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x। ये फार्मूला ओपन कर लिया है। 4 का क्यूब वो आता है 64। अब x क्यूब वैसे ही प्लस 1/x क्यूब, ये x इससे कट जाएगा तो ये 3 वैसे ही, x प्लस 1/x, ये देखिए x प्लस 1/x किसके इक्वल है 4 के, तो इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल 64। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 4 टाइम, ये आ जाएगा 12 इक्वल 64। वैसे ही ये प्लस 12 है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसकी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। 64 माइनस 12, तो ये देखिए बेटा आ जाएगा 52। ये इसका आंसर है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपके सामने। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट के कंस्ट्रक्ट आ रंबस ए बी सी डी व्हेन ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल ए 60 डिग्री। तो बड़ा ही आसान है, ज्योमेट्री वाला है। ए बी कितना है 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा करनी है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक लाइन ड्रा की है, कितनी 4.5 सेंटीमीटर। स्केल रख कर आपने ए और बी यहाँ पे कॉर्नर 2 पॉइंट लिख लेने हैं और 4.5 सेंटीमीटर आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। अब 4.5 हो, अब अगर डाटा चेंज हो जाए ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ जाए 6 सेंटीमीटर, तो फिर आपने 6 सेंटीमीटर ड्रा कर लेनी है। 7 सेंटीमीटर हो तो 7 सेंटीमीटर ड्रा कर लेनी है। अब देखिए एंगल ए कितना है 60, तो यहाँ पर आपने जो डी है उसका सेंटर वाला पॉइंट यहाँ पे रखना है। 60 ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट होगा, आपने वहाँ पे पॉइंट लगाना है। डी को उठा के फिर ए को इस पॉइंट से मिलाना है और आगे बढ़ा देना है। अब देखें ए से लेकर बी तक कितना है 4.5 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे अब फिर आपने स्केल रखना है इस पॉइंट ए पर, इस तरफ ये लाइन के ऊपर। तो आपने 4.5 सेंटीमीटर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर पॉइंट आया है 4 सेंटीमीटर, या उससे भी आसान आप अपनी पनकार पे कंपास में पेंसिल लगाएं और उसको 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन करें। फिर यहाँ पर आकर आपने आर्क लगानी है, वो आर्क ये मिलेगी। फिर पॉइंट बी पर आकर आपने आर्क लगानी है, मिसाल के तौर पर ये वो आर्क आई है। फिर ये जो पे आर्क आई है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर आकर आपने आर्क लगानी है जो कि इस आर्क को कट करे। मिसाल के तौर पर ये वाली आर्क यहाँ पे कट करेगी। तो फिर आपने पेंसिल और स्केल की मदद से इस लाइन को इससे मिला देना है और इस लाइन को इससे मिला देना है। ए बी इसको कह देना है सी, इसको कह देना है डी। एंगल ए कितना था 60 डिग्री, ये आपने यहाँ पर लिख देना है कि ये 60 डिग्री है। और ये आपके पास ए बी सी डी डायग्राम बन गई है सिंपल। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट कि पॉकेट मनी ऑफ 50 स्टूडेंट इज शो इन टेबल के ये 50 तालब इलमों की पॉकेट मनी है। कैलकुलेट मीडियन, मीडियन फाइंड करनी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आया था मीडियन फाइंड करना, लेकिन बच्चों उसमें ये इस तरह नहीं था दिया हुआ है। यह 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक, वहाँ पर सिंपल डाटा था 2 3 4 9 जो भी। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर में हो वो मीडियन होता है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई है। जिसमें फ्रीक्वेंसी है वो कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ, बड़ा ही आसान है। ये देखें यहाँ पे तो ये हो गया रुपीज़, वो मैंने लिख ली है कि 5 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 25 तक और 25 से लेकर 30। अब देखें इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ क्या है 17 11 6 9 7। इसका मतलब ये है कि इतनी इतनी इनकी पॉकेट इनमें आई है। अब इससे नेक्स्ट मैं सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको, वो फाइंड करूँगा। वो क्या आता है
फर्स्ट वाली वैसे ही। फिर इसमें अगली को ऐड कर देते हैं कि 17 + 11, तो वो आपके पास आ जाएगी 28। फिर जो आंसर आया है 28, नेक्स्ट वाली ऐड कर देते हैं 28 + 6, तो वो आपके पास आ जाएगी 34। फिर 34 जो नेक्स्ट है वो ऐड कर देते हैं 34 + 9, वो आ जाएगी 43। फिर 43 + 7 इसको ऐड करूँगा, ये आ जाएगी 50। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला कि बेटा फार्मूला क्या है मीडियन का, वो है जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो L + H/F, आपने पढ़ा होगा लास्ट वाले चैप्टर में। और यहाँ पे N/2 माइनस CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैंने फाइंड करना है कि कौन सा डाटा पुट करना है, ये मैं वैल्यूज़ मुझे पता होंगी। फिर सबसे पहले N फाइंड करूँगा। अब बेटा N होता है इनकी तादाद। तो देखिए क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 50 तालिब इल्म है, 50 इनकी तादाद है। अगर ना भी लिखी हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला आंसर आता है ना, वो इनकी तादाद होती है। तो ये देखिए N/2 यानी कि 50 / 2, वो क्या आ गया है 25। तो साथ साथ मैं डाटा पुट करता जाता हूँ कि N/2 इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 25 माइनस। अब ये देखें, ये चीज़ जो आपने समझनी है, 25 कहाँ पे लाई कर रहा है। 25 28 से पहले आता है ना, यानी कि ये जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ इसके अंदर अंदर 25 आएगा। ये देखें 17 तक ये था, 17 से 28 यानी कि इनके दरमियान कहीं पे होगा ना 25। तो इससे मुझे ये आइडिया हुआ है कि 25 जोन सा है 10 और 15 के दरमियान लाई कर रहा है। यहाँ मैं लिखूँगा 25 लाइज इन 10 to 15। अब ये देखें, ये करने से मुझे ये आइडिया होगा कि डाटा इनके दरमियान है। अब L, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये L है कि L इक्वल है 10 के। अब इससे नेक्स्ट है H। H होती है इनकी हाइट। अब इनकी हाइट क्या है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यानी कि 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो H इक्वल आ गया 5 के। नेक्स्ट मैंने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। अब इस 10 से 15 वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है 11, तो यहाँ मैं लिख लूँगा F इक्वल है 11। अब बाकी बस क्या रह गया है CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें 25 के लिहाज से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो फर्स्ट वाली होती है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये तो असल में इसका आंसर आया है, लेकिन 17 + 11 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो मेरे पास है 17। अब ये डाटा सिंपल यहाँ पे पुट करना है। CF की जगह पे आ जाएगा 17, H की जगह पर यह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो कि है 11, और L यानी कि इसकी लेंथ वो है 10 इक्वल वैसे ही। अब इनको मैं सॉल्व करूँगा। ये देखें 10 + 5/11 और 25 - 17 वो आ जाएगा 8। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए 10 वैसे ही प्लस 5 × 8 वो आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 11। तो सिंपल ये 10 वैसे ही प्लस 40/11 ये आ जाएगा 3.63। जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.63। ये इसका आंसर है। अब देखिए बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं ना सारे। अब अगर इनकी वैल्यूज़ चेंज हो, स्टेटमेंट चेंज हो थोड़ी बहुत, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है, फार्मूले आते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। तो इस लिहाज से अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर 4 की बजाय 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो इस पैटर्न से आपने सॉल्व कर देना है। अगर प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो आसान लगे आपको, फिर उसके बाद वो करने हैं जिन पे आपको लगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल है, वो आपने बाद में करने हैं। लेकिन अगर वहाँ कैलकुलेटर की इजाज़त हो, छोटे कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने दें साइंटिफिक के अलावा, जो सिंपल कैलकुलेटर है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, अगर उसकी इजाज़त हो तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में टाइम लगता है कैलकुलेटर के बगैर, तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो क्वेश्चन लास्ट में कीजिएगा। अगर कैलकुलेटर अलो है तो आप पहले वो भी कर सकते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।